हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा हैवी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम, मेथड ऑफ फिक्शियस पार्टीशन, बेगर्स मेथड, सब आराम से डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज को कोरिलेट करके कब कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, क्या किसके ड्रॉबैक्स हैं। सिंगल वीडियो में ये टॉपिक कवर नहीं होगा तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम फोकस्ड होके। पहले तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं और आगे फिर जैसी भी रहेगी सिचुएशन हम डिस्कस करते जाएंगे। तो हमें ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये 3 लोगों में जय, वीरू और ठाकुर, इनमें डिवाइड करना है। एनी वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी को पूरे 5 मिल सकते हैं। तो जो सिंपल तरीका है, अभी जो पहला ऑब्जेक्ट है ये जय, वीरू, ठाकुर किसी को भी मिल सकता है। तो पहले ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस। सिमिलरली बी के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस, क्योंकि किसी पे कोई कंडीशन नहीं है। ये हो सकता है कि यहां पर ये पूरे 5 ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से जय को मिल जाए। फिर सी के पास अगेन 3 ऑप्शंस, 3⁵5 243 इसका आंसर आ गया। बट वी विल ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ग्रुपिंग थ्योरी so that I can relate grouping theory with multinomial theorem. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट मेथड। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज्यादा 3 2 5 नहीं है, बट फिर भी मैं इसको थोड़े से लेंदी तरीके से करके बताता हूं। ग्रुपिंग थ्योरी में स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग द साइज ऑफ द ग्रुप्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 005, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई भी कंडीशन नहीं है। फिर 014, 023। अब इधर 3 में से एक ऑब्जेक्ट निकाल के मैंने इधर डाल दिया, तो फिर तो बात वही 032 वाली बन जाएगी। तो अब इसको 1 कर देते हैं। इसको अगर 0 करूंगा तो फिर से ये वाला केस रिपीट हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। तो इसको 1 कर दिया, इधर आ गए 3 ऑब्जेक्ट्स, फिर 1, फिर 2, फिर 2। इसके बाद आप जो भी लिखोगे वो घूम फिर के यही बात हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन में देखो, ये जो पहला वाला केस है ना, ये थोड़ा सा विचित्र है। पहले मैं ये जो 4th वाला केस है इसका आंसर लिख के बताता हूं, एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो पहले 4th वाले का आंसर ग्रुप फॉर्मेशन के हिसाब से दिस विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 बार आया है इसलिए 2 फैक्टोरियल, और फिर ये 3 फैक्टोरियल। यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गेटिंग 2 फैक्टोरियल। मैंने ये एक्सप्लेन किया था जब ग्रुपिंग थ्योरी पढ़ाई थी कि सेम साइज के ग्रुप हो गए, इसलिए ये 2 फैक्टोरियल आ गया है। अच्छा, अब जब मैं ये लिखूंगा 005 वाला फॉर्मेशन, तो यहां पर 2 फैक्टोरियल मत लिख देना भाई। देखो, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। लॉजिकली हम भी समझ सकते हैं कि अगर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट 2 ग्रुप में, पहली बात तो 2 ग्रुप में 0 ऑब्जेक्ट का सेंस नहीं बनता है। बट यस, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, इसलिए मैं ये वाली पॉसिबिलिटी भी ले रहा हूं। तो अगर 2 ग्रुप को मैंने एम्प्टी रखा, तो ऐसा करने का ऑब्वियसली सिर्फ एक ही तरीका होगा, भले वो 5 की 5 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो। तो ये तो 1 आ रहा है। अब यहां पर देखो, इस ग्रुप के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होगा वो होगा 3 फैक्टोरियल। ये भले ग्रुप की साइज सेम है बट ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट है। अगर मैंने जैसे एग्जांपल में लिया था कि 5 अलग अलग ब्रांड के शूज हमने लिए हैं, अगर ये 1 पहला वाला अडिडास है और ये नाइकी है,
तो ये हैं तो डिफरेंट डिफरेंट, और इसीलिए इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल। यहां पर ये 0 0 दे आर वन एंड द सेम थिंग, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये समझ रहे हो ये 2 फैक्टोरियल अब क्यों आया? हाँ, ऐसा कर सकते थे कि सर हमने इधर 2 फैक्टोरियल लिख दिया और इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। यस, मैथमेटिकली एवरीथिंग वुड हैव बीन सेम, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल कि एक्चुअली इंटरनल लेवल पे प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, तो यहां पर ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, साइज सेम है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है उनके अंदर, ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हो गए, इसलिए 2 फैक्टोरियल इधर आया है डिस्ट्रीब्यूशन में। यहां पर इन दोनों ग्रुप्स की साइज सेम है, बट आर दीज टू ग्रुप्स आइडेंटिकल? नो, दीज टू ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि एक में अलग टाइप का शू है और एक में अलग टाइप का शू है। बाकी जो बचे हुए केसेस हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एक्सप्रेशन लिख दो, दैट विल बी, और इन 3 ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका विल बी अगेन 3 फैक्टोरियल। यहां पर ये प्लस साइन लिख देता हूं। तो अब अगर मैंने इन सबको ऐड किया, ऑब्वियसली द आंसर विल बी 243। फटफट कर लेते हैं, ये आ गया 243। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, ऑब्वियसली फॉर दिस क्वेश्चन दिस मेथड इज बेटर। बेटर क्या? बेस्टेस्ट। बट हमें समझना है चीजों को। अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा बेयर कर लो मेरे साथ, क्या करेंगे आप। चीजें अगर ढंग से समझनी है तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूं 2 तरीके से। पहला तो मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है कि भाई कम से कम सबको एक ऑब्जेक्ट तो मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि पहले तो हम तीनों को एक एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं और फिर जो बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इस तरीके से 3⁴ करके लिख लेंगे। पंगा क्या हो रहा है वहां पर? पंगा समझना है अपने को। मैंने एकदम स्टार्टिंग में बोला था कि हमें ये भी समझना है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। अगर आपने जैसे मान लो कि जय को जब एक एक ऑब्जेक्ट सबको दे रहे हैं, तो जय को पहले अदिदास दे दिया और फिर जो सबको एक एक जूता दे दिया अपन ने, जो भी मतलब एग्जाम्पल के लिए अपन ने शू रख लिए। ठाकुर को जो भी शू देंगे अपन बाद में, उसमें अपने को वो कील लगा के देनी पड़ेगी। ठीक है, वो कंडीशन है हिडन कंडीशन, क्योंकि उसको गब्बर को मारना है ना। पहले अपन ने अदिदास का शू जय को दे दिया, फिर ये तो अपना एक एक शू सबको तीनों को दे दिया। फिर बचे हुए 4 जो शू हैं उनमें जय के पास अगर मान लो अभी वुडलैंड आया, तो टोटल जय के पास क्या शू हो गए? अदिदास और वुडलैंड। ऐसा भी हो सकता था कि जब मैं पहले वो एक एक शू दे रहा हूं तो जय के पास पहले वुडलैंड आ गया, और फिर जब मैं बाद में बचे हुए 4 शू दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तब जय के पास अदिदास आया। तो जय के पास पहले वाली जो पॉसिबिलिटी थी उसमें क्या आया था? अदिदास वुडलैंड। बाद में क्या हुआ? वुडलैंड अदिदास। बात तो सेम है ना। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तीनों को एक एक ऑब्जेक्ट दे दिया और फिर जो बचे हुए 4 हैं उनको रैंडमली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वहां पर चीजें रिपीट हो जाएगी। तो करेंगे क्या? पहला मेथड, मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। दूसरा मैं फिर से ग्रुपिंग थ्योरी से बताऊंगा। ठीक है भाई, चलिए। तो पहला तो मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। लेट्स से कि एन जे का मतलब यह है कि जे को 0 ऑब्जेक्ट मिले। उसी तरीके से एनवी और एनटी, तो मुझे क्या चाहिए? नाइदर दिस नॉर दिस नॉर दिस। अब फिर से वही डी मॉर्गन भाई के हिसाब से दिस इज इक्वल टू जे यूनियन वी यूनियन टी के होल का कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। फिर हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अब यहां पर आएगा एनजे प्लस एनवी प्लस एनटी। एनजे का मतलब जय को मिले 0 ऑब्जेक्ट्स, और जब हम
प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में एनजे की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न विथ एनवी एंड एनटी। तो अगर जय को 0 ऑब्जेक्ट मिले तो कितने ऑब्जेक्ट्स बच गए? 7 ऑब्जेक्ट्स ही बचेंगे। कितने लोगों में अब डिस्ट्रीब्यूट करना है? वीरू आणि ठाकुर में। तो कितने तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे विदाउट एनी कंडीशन? पहले ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइसेस, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी 2 चॉइसेस, तीसरे ऑब्जेक्ट के पास भी 2 चॉइसेस, तो ये हो जाएगा 2⁻7। और ये सेम वैल्यू एनवी और एनटी की भी आएगी, तो यहां पर इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस एन जे इंटरसेक्शन वी, और ऐसे 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। जे इंटरसेक्शन वी का मतलब ये हो गया कि जय और वीरू के पास एक भी ऑब्जेक्ट नहीं गया, तो सातों के सातों ऑब्जेक्ट किसके पास चले जाएंगे? ठाकुर के पास चले जाएंगे। तो वो तो 1⁻7 करके लिख लेता हूं सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। ये भी 3 बार आएगा, तो ये 3 प्लस एन जे इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन टी। इसका मतलब ये है कि तीनों को ही 0 ऑब्जेक्ट मिले। तीनों को 0 ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। 7 ऑब्जेक्ट्स है ना भाई, डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, सरकारी काम तो है ना कि सब खुद के पास रख लिया। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। हमें जो निकालना है वो निकालना है इस होल चीज का कॉम्प्लीमेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी टोटल माइनस दिस। इसकी वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 1806। समझ में आया क्या? चलिए अब इसी को मैं लंबे वाले मेथड ग्रुपिंग से करूंगा। वैसे तो ये भी कोई छोटा मेथड नहीं है, बट इसके अपने आप में फायदे हैं। मैं समझाता हूं क्या फायदे हैं। पहले हम इसको ग्रुपिंग थ्योरी से करेंगे। ग्रुपिंग थ्योरी स्टेप 1, डिसाइडिंग द साइज ऑफ द ग्रुप, कीपिंग एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। तो पहले तो पॉसिबिलिटी बन गई 115 की, फिर यहां पर ऐसे मैनेज किया, फिर ऐसे मैनेज किया, फिर ऐसे मैनेज किया। अब इसके बाद तुम जो कुछ भी लिखोगे वो कहीं ना कहीं इनमें से रिपीट हो जाएगा। तो पहले वाले ग्रुप को अब फॉर्मेशन आ गया भाई पिक्चर में। तो फॉर्मेशन पहले वाले केस के लिए 7 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब चैंपियन हो गए हो ना, तो मैं जरा फटफट लिख देता हूं यार इसको। एंड दिस एंटायर एक्सप्रेशन इनटू 3 फैक्टोरियल विच इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आ गई क्या? ये भी आंसर कैलकुलेट कर लेना आप लोग, आएगा 1806 ऑब्वियसली। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। ये अच्छा है ना? इनफैक्ट आई थिंक दिस इज इवन स्लाइटली बेटर देन दिस मेथड। बट प्रॉब्लम क्या है कि इधर ये 7 की जगह अगर 70 ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, तो केसेस नहीं बना पाते, तब तो यही करना पड़ता। अच्छा, फिर अगर मान लो कि यहां पर अगर 7 की जगह लेट से 15 ऑब्जेक्ट्स देकर और मैं ये बोल देता कि एवरीवन गेट एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, तब फिर ये नहीं कर पाते, क्योंकि सोच रहे हो कितने केसेस माइनस करने पड़ते। 0 ऑब्जेक्ट, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने तो कंडीशन ये लगा दी कि भाई कम से कम हर किसी को 3 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, तब ऑब्वियसली दिस ग्रुपिंग वुड हैव बीन बेटर। तो सिचुएशन के हिसाब से कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जो वर्सेटाइल हो। सिचुएशन के हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा मेथोडोलॉजी ये चेंज होगा। मैं सब पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा वो ऑब्वियसली उसी हिसाब से देगा कि भाई उसको सॉल्व कर सकें। ही विल नेवर गिव यू अ क्वेश्चन विच हैव 100 different objects and you have to distribute among 3 or 4 people such that everyone get at least 5 objects। क्योंकि 100 different objects के लिए ना ही तुम ग्रुपिंग लगा पाओगे, इतने केसेस बना नहीं पाओगे, और ना ही इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा पाओगे, क्योंकि फिर कितनी सारी चीजें सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि मिनिमम 5 बोल दिया है और मिनिमम 10 बोल दो, तब तो और ज्यादा बैंड बच जाएगी। भावनाएं समझ रहे हैं आप लेखक की? माय कंसर्न इज something else, and that concern
यू हैव टू हैंडल पॉजिंग द वीडियो फॉर 5 मिनट्स। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है 21। जिन लोगों को बैगर्स मेथड या मेथड ऑफ फिक्शियस पार्टीशन ऑलरेडी आता है, उन लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व किया है तो पहले ये देख लो, मैं बहुत सारी चीजें रिलेट करूंगा, ऑब्वियसली आई विल बी टेलिंग यू दैट ऑल्सो। और जिन लोगों का ये आंसर नहीं आया है वो समझते हैं, हम इसको आराम से प्रॉपरली डाइसेक्ट करेंगे। ये आइडेंटिकल को मैंने हाईलाइट करके रखा है, मतलब समझ गए ना कि ये आइडेंटिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रुपिंग थ्योरी स्टार्ट करते टाइम ही मैंने पहला नोट ये लिखवाया था, व्हेन दी ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए तो क्या हम ग्रुपिंग थ्योरी नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, बट हम लगाएंगे नहीं। बट फिर भी मैं लगा के बताऊंगा। क्यों लगा के बताऊंगा? ताकि क्यों नहीं लगा सकते हैं आगे जाके वो समझ में आए। क्लियर? चलिए, तो पहले तो डिसाइडिंग द साइज। ग्रुपिंग थ्योरी में 3 स्टेप्स क्या है? डिसाइडिंग द साइज, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की वजह से ये जो 3 स्टेप्स होती है ग्रुपिंग थ्योरी में, किस पे फर्क पड़ेगा? क्या डिसाइडिंग द साइज पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि भले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो गए, दिस पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी। ऑल द 5 पॉसिबिलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आइडेंटिफाइंग द साइज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार लोग ये बोलते हैं, मतलब स्टूडेंट्स, कि सर डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों फर्क पड़ेगा भाई? जिन 3 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, भले ऑब्जेक्ट सेम है बट वो 3 लोग तो डिफरेंट है। तो किस चीज पे फर्क पड़ेगा? फॉर्मेशन पे। याद है फॉर्मेशन के टाइम पर मैंने बार बार 2 या 3 बार ये बात बोली है कि फॉर्मेशन में हम डिसाइड करते हैं कौन से ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि भाई ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, जैसे ये वाला ग्रुप ले लो, थर्ड वाला। तो जब मैंने ये बोल दिया कि एक ग्रुप में मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, तो कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है ना। अब अगर आइडेंटिकल हो गए तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, कोई से भी रख लो। तो ये जो फॉर्मेशन वाली स्टेप है वो यहां से हट जाएगी। सीधे इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब these 3 groups distributing among 3 people can be done in 3 factorial by 2 factorial ways। डिवाइड में 2 फैक्टोरियल क्यों आया ये पहले भी अभी समझाया था। इसको डिवाइड करने के तरीके, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, 3 फैक्टोरियल। इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, 3 फैक्टोरियल। इसको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब बोलोगे कि सर पहले तो ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भले ग्रुप की साइज सेम थी बट ऑब्जेक्ट्स तो डिफरेंट थे। एडिडास, नाइकी। यहाँ पर क्या है? सबकी सब सेम है, सब वही बाटा के शूज, स्कूल वाले, स्कूल चले हम, सेम टू सेम। क्या फर्क पड़ता है कि इसको मैं जय को दूं, इसको वीरू को दूं, या इसको वीरू को दूं और इसको जय को दूं? आइडेंटिकल है ना। भावना समझ गए? तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके अगेन इट विल बी 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सबको टोटल कर लो, 3 + 6 + 6 15, 15 + 6, आंसर आ गया 21। अब समस्या कहां आएगी? क्यों वी आर लुकिंग फॉर एन अल्टरनेट मेथड? ये 5 की जगह अगर मैंने 50 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कर दिए तो क्या करोगे? केसेस बनाओगे? बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तब हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को मेथड ऑफ फिक्शियस पार्टीशन, बेगर्स मेथड, ये भी समझाऊंगा। ये एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आई एम सेइंग अगेन, मैं ये भी बताऊंगा कि वहां पर कब बेगर्स मेथड और फिक्शियस पार्टीशन मेथड फेल हो जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन टू जय आर जे, गिवन टू वीरू आर वी, एंड ठाकुर आर टी। अब 5 ऑब्जेक्ट्स देने हैं तो j + v + t = 5। ये अपने पास एक्सप्रेशन बन गया। किसी को भी किसी भी नंबर के ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं। सो j की वैल्यू 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकती है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स। बार बार ये नहीं लिखेंगे, हाँ ये चीज लिखेंगे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? सब समझ में आएगा।
डोंट वरी अबाउट दैट। ये सेम टू सेम एक्सप्रेशन फॉर वीरू आणि टी। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि जो आंसर इस इक्वेशन का आएगा that is same as the coefficient of x raised to power 5 in this expression। समझाते हैं। पहली बात तो ये एक्सप्रेशन देखने में बहुत भयानक है भी, लेकिन ये डायसेक्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, या चलो ध्यान रखो। देखो भाई, यहां पर लेट से कि एक अगर मैंने जय को दिया एक ऑब्जेक्ट, वीरू को दिया 0 ऑब्जेक्ट, तो टी को ऑब्वियसली 4 ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे। इसमें वो भी आ गया कि जब मैंने जय को 0 दिया है, वीरू को 1 ऑब्जेक्ट दिया है और ठाकुर को 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, है ना। सब पॉसिबिलिटीज आ गई इस एक्सप्रेशन में। ये तो यहां तक तो समझ में आ रहा है ना कि इस एक्सप्रेशन में कोई भी केस मिस नहीं होगा। नाउ वी विल कोरिलेट कि इस एक्सप्रेशन में भी कोई भी केस मिस नहीं होगा। ये जो एक्सप्रेशन मैंने पहले लिखा है, ये लिखा है मैंने जय के लिए, ये वीरू के लिए और ये ठाकुर के लिए। हम ये बोल रहे हैं यहां पर द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन दिस, क्योंकि ये जय के लिए है तो यहां पे जो भी एक्स का एक्सपोनेंट है, इसका मतलब ये है कि उतने ऑब्जेक्ट्स मैंने जय को दे दिए, इधर जो एक्सपोनेंट है वो हमने वीरू को दे दिए उतने ऑब्जेक्ट्स, और इधर वही की चीज हमने ठाकुर के लिए रिपीट कर दी। अब अगर मान लो कि मैंने इधर से एक्स स्क्वायर लिया और इधर से एक्स रेज़ टू पावर 1 लिया, तो मुझे यहां पर क्या चूज करना पड़ेगा कि एक्स रेज़ टू पावर 5 बने। 2 इधर से लिया है, 1 इधर से लिया है। जब चीजें मल्टीप्लाई होती है तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, यहां पर भी तो हमें समेशन 5 चाहिए। तो अगर मैंने इधर एक्स स्क्वायर लिया है, इधर एक्स रेज़ टू पावर 1 लिया है, तो इधर एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब जाके एक्स रेज़ टू पावर 5 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स जय भाई को दिए हैं, 1 ऑब्जेक्ट्स वीरू को दिया है और 2 ऑब्जेक्ट्स ठाकुर को दिए हैं। उल्टा करके देख लो कि अगर इधर मैंने एक्स रेज़ टू पावर 1 लिया, इधर एक्स रेज़ टू पावर 2 लिया है, तो इधर क्या लेना पड़ेगा, एक्स रेज़ टू पावर 2, ताकि एक्स रेज़ टू पावर 5 बने। इसका मतलब ये है कि जय को मैंने 1 ऑब्जेक्ट दिया, वीरू को मैंने 2 ऑब्जेक्ट दिए, ठाकुर को मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स दिए। तो जितनी पॉसिबिलिटीज यहां पर बनेगी वो सब पॉसिबिलिटीज यहां पर बन गई। अब कोएफिशिएंट से इसका क्या रिलेशन है भाई? चलो ठीक है सर, आपने बता तो दिया कि पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ओके बहुत बढ़िया। कोएफिशिएंट से क्या रिलेटेड है? हर केस में जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है। एक्स रेज़ टू पावर 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2, एक्स रेज़ टू पावर 5 बन गया। कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। एक्स रेज़ टू पावर 3, एक्स रेज़ टू पावर 0, एक्स रेज़ टू पावर 2, एक्स रेज़ टू पावर 5 बन गया। कोएफिशिएंट क्या है? 1। अब अगर इन दो टर्म्स पे ही फोकस करो, तो अगर अब मैं एक्स रेज़ टू पावर 5 के कोएफिशिएंट की बात करूं, तो जो मैंने पहला एग्जांपल लिया 1 2 2, फिर दूसरा 3 0 2, दोनों ही केस में कोएफिशिएंट 1 आया, तो 1 + 1 हो गया, कोएफिशिएंट 2 हो गया। जितने केसेस बनेंगे उतनी बार 1 आएगा और सब ऐड हो रहे हैं। अगर टोटल 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स है, इसका मतलब यह है कि कितने केसेस बने? 5 केसेस बने। टेक्निकली वी हैव टू फाइंड हियर द पॉसिबिलिटीज, इसका मतलब नंबर ऑफ केसेस। तो क्या ये दोनों चीजें कोरिलेट कर पा रहे हो? क्या ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? जितने केसेस यहां पर बनेंगे उतने ही तरीके से यहां पर एक्स रेज़ टू पावर 5 हो सकता है, और हर केस में जो कोएफिशिएंट है वो 1 आएगा। तो जितनी वैल्यू उन सब के एडिशन की आएगी, इसका मतलब यही है कि उतने केसेस हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? चाय पी थी ना, मैंने बोला था जरूरी है, नहीं पिए तो पी लो, अभी जाके पी लो पॉज करके वीडियो को, क्योंकि अभी एक और भारी चीज आने वाली है। अगर इधर मैं इस एक्सप्रेशन में एक्स रेज़ टू पावर 5 के बाद एक्स रेज़ टू पावर 6 कर दूं, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सोचो। एक्स रेज़ टू पावर 6 का मतलब यह हुआ कि मैं बोल रहा हूं कि जय को 6 ऑब्जेक्ट्स ले ले भाई, क्या दे सकते हैं? उसको तो बेचारे को राधा नहीं मिली यार, सो सैड, आई स्टिल फील सैड फॉर हिम समटाइम्स। तो एक्स रेज़ टू पावर 6 से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है भाई तुमको तो देने हैं ना 5 ऑब्जेक्ट्स,
मिनिमम 0 दे सकते हो, मैक्सिमम 5 दे सकते हो, भले तुम इच्छा रखते हो 6 ऑब्जेक्ट देने की। मैं भी चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स के AIR 1 आ जाए, बट मेरे चाहने से क्या होगा, नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो यहां पर अगर ये x⁻6 भी लिख दूं मैं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन दैट केस समवेयर आई विल नीड x⁻1 टू क्रिएट x⁻5। अब x⁻1 तो है नहीं, इनमें से किसी से ऑब्जेक्ट हम ले नहीं रहे हैं, हम सिर्फ देने का काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो x⁻6 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब x⁻6 से फर्क नहीं पड़ेगा तो x⁻7 से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 8 से, 9 से, 10 से, 11 से नहीं पड़ेगा। और जब इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो इन दोनों को क्यों फर्क पड़ेगा? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं इस सीरीज को एक्सपेंड कर दूंगा, x⁻6 प्लस x⁻7 प्लस x⁻8, इसको जान दूंगा मैं इंफिनिटी तक के, और इंफिनिटी तक के ये बन रही है। वैसे तो ये अभी भी जीपी बन रही है, बट इंफिनिटी तक के जीपी का जो सम का फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। तो हम तीनों एक्सप्रेशन को, अच्छा अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, दैट विल कम इन दी नेक्स्ट वीडियो। ये ध्यान रखना कि यहां पर मैं इसको जो एक्सपेंड करते करते इंफिनिटी तक लेके जा रहा हूं वो पॉसिबल है, क्योंकि उसकी वजह से आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। ये जो मैंने हाईलाइट करके बोला है, हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब की तब देखेंगे। पहले ये बेसिक्स को समझते हैं। तो जब इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तब क्या करेंगे? तब भी सॉल्व करेंगे। बोल रहा हूं तो सॉल्व करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे, सब चीजों को कवर करेंगे। चलिए, तो पहले ये इंफिनिटी तक इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, जय वाले, फिर वीरू वाले, और फिर ठाकुर साहब वाले। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला a/1 - r, तो ये हो गया 1/1 - x, ये भी हो जाएगा 1/1 - x, ये भी हो जाएगा 1/1 - x। So basically we are looking for the coefficient of x⁻5 in this। एक काम करो अभी कि इस फॉर्मूले को याद कर लो, इसको हम डिराइव करेंगे अगले चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम में, ऑब्वियसली करेंगे। इसको फिलहाल आप ध्यान रख लो। The coefficient of x⁻n in 1 - x⁻−r is this। तो यहां पर जरा कोरिलेट करो, तो n की जगह अपने पास क्या लिखा हुआ है? 5। r के पास, अच्छा ये इधर -3 है, इधर -r है, तो r कितना हुआ? 3। ये मैंने देखा बच्चों को, वो फिर r को -3 लिख देते हैं। नहीं भाई, r कितना है? 3। फिर ये -1 को तो -1 ही लिखोगे। फिर C7 C2 बोले तो 21 आया ना आंसर? समझ में आया क्या? अब इसी क्वेश्चन को मैं मेथड ऑफ फिक्शियस पार्टीशन या बैगर मेथड, दोनों बेसिकली सेम है, नाम बहुत ही डिफरेंट है, थोड़ा बहुत समझाने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है, बट दे आर वन एंड द सेम थिंग। हमें सॉल्व करना था इस एक्सप्रेशन को। कंडीशंस क्या क्या है? j कैन बी बिटवीन 0 to 5 बोथ इंक्लूडेड, एंड होल नंबर्स। ये होल नंबर्स में बार बार नहीं बोलूंगा, मतलब बेसिकली नो कंडीशन। तो फिक्शियस पार्टीशन से समझो या बेगर्स मेथड से। बेगर्स मेथड से समझते हैं, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो हमारे पास 5 कॉइन्स हैं जो कि हमें इन 3 बेगर्स को देने हैं। दे आर नॉट डेफिनेटली बेगर्स, दे आर लेजेंडरी कैरेक्टर्स, बट भावनाओं को समझो। तो ये 5 कॉइन्स हमें 3 बेगर्स को देने हैं। जितने नंबर ऑफ बेगर्स हैं उनमें से एक सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 - 1 2, और उतने कॉइन्स तुम अपनी तरफ से ऐड कर लो। इनको अपन फेक कॉइन बोलेंगे। तो जब फिक्शियस पार्टीशन वाला मेथड होता है, इनको अपन फेक पार्टीशन बोलते हैं, फिक्शियस पार्टीशन। यहां पर हम इनको बोल रहे हैं फेक कॉइन। अब ये जो 2 फेक कॉइन्स हैं और ये जो 5 कॉइन्स हैं, इनको अरेंज कर दो एक लाइन में। तो द नंबर ऑफ वेज these 7 objects can be arranged is 7 factorial divided by 5 factorial, 2 factorial। ये 5 factorial because these 5 are identical, these 2 factorial because these 2 are identical। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? किस, ऑब्वियसली अभी आंसर तो सेम हो गया।
बट कैसे ये जस्टिफाई करेंगे कि ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मान लो कि एक अरेंजमेंट में ये ऑरेंज वाले कॉइन इस तरीके से है, इसका मतलब ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स गए जय भाई के पास, ये एक ऑब्जेक्ट गया वीरू के पास, ये दो ऑब्जेक्ट गए ठाकुर के पास। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती, जो कि है जब मैं इन 7 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि जय के पास गए 0 ऑब्जेक्ट, वीरू के पास गए 0 ऑब्जेक्ट, पांचों के पांचों किसके पास चले गए? ठाकुर के पास चले गए। ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जय को मिल गए 5 ऑब्जेक्ट्स, वीरू को मिले 0 ऑब्जेक्ट, ठाकुर को मिले 0 ऑब्जेक्ट। तो जितनी पॉसिबिलिटीज यहां पर है वो सब इसमें कवर हो गई। आंसर से भी वेरीफाई कर सकते हो। एक सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। मैं इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से और बेगर्स मेथड या उसी को फिक्शियस पार्टीशन बोल लो, उनसे करके दोनों से बताता हूं। पहले मल्टीनोमियल से, टोटल 100 आइडेंटिकल कॉइन्स है, नो कंडीशन, तो हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 100 इन, ये पहले मैं जय के लिए सीक्वेंस लिख लेता हूं। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? x रेज़ टू पावर 100 तक के। ये सेम सीक्वेंस वीरू के लिए होगी, ये सेम सीक्वेंस ठाकुर के लिए होगी, तो इसलिए मैंने होल रेज़ टू पावर 3 कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि भाई 100 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स तो मैं वैसे भी नहीं दे सकता, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इंफिनिटी तक एक्सपेंड कर दूंगा। जहां पर हम ये इंफिनिटी तक एक्सपेंड कर पाएंगे वहां पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे। जब नहीं कर पाएंगे तब कैसे हैंडल करेंगे, तब की तब देखेंगे। ये इंफिनिटी तक चले गया, इंफिनिटी तक के सम का फॉर्मूला हमको पता है। सो दिस विल बी 1 by 1 minus x whole raised to power 3 है, so that will become 1 minus x raised to power minus 3। फॉर्मूला लिखवाया था, the coefficient of x raised to power n in 1 minus x raised to power minus r is n plus r minus 1 c r minus 1। यहां पर n कितना है 100, r कितना है 3, तो ये हो गया 102 C2। सिंप्लीफाई करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी को मैं बेगर्स मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। जय प्लस वीरू प्लस ठाकुर इज इक्वल टू 100 आइडेंटिकल कॉइन्स बना दिए। फिर कितने फेक कॉइन्स डालने हैं, ये नंबर ऑफ कॉइन्स पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ बेगर्स पे डिपेंड करता है। तो बेगर्स कितने हैं? 3 हैं, तो फेक कॉइन्स कितने डालने हैं? 2। So that will be 2 fake coins. These 102 objects can be arranged in how many ways? 102 factorial divided by 100 factorial 2 factorial, ये हो गया 102 C2। अब मान लो कि एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि 500 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग 4 पीपल, नो कंडीशन। आइडेंटिकल को ध्यान रखना, नो कंडीशन, ठीक है। तो अब अपन मल्टीनोमियल की तरफ से नहीं जाते हैं, अब अपन सीधे बेगर्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो सस्ता मेथड है। तो अब अपने पास रियल कॉइन्स आइडेंटिकल वो 500 हो गए, और फेक कॉइन्स कितने डालने हैं अपनी तरफ से? 4 minus 1 मतलब 3। सो वी हैव टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 503, 500 ये और ये 3 फेक। तो ये 503 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका 503 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 500 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसी को तुम मल्टीनोमियल से देखोगे, सो दैट विल बी n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। n यहाँ पे 500, r कितना है 4, तो वो भी हो जाएगा 503 c3। आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।